हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकजैन पीसीएम पर। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों है, जीवन काल क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे। मैंने बताया था आपको जीवों का अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना, मतलब जीवों के द्वारा अपने ही समान नई संतति को, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना क्या बताया था मैंने, जनन कहलाता है। ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तीसरा कायिक जनन भी होता है, लेकिन जो अलैंगिक जनन है उसी के अंदर कायिक जनन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कायिक जनन का इस्तेमाल अंदर इसके कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी इसके आगे समझाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें पहली लाइन लिखी है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण व संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती। युग्मक निर्माण, युग्मक क्या होते हैं, जैसे कि नर और मादा। नर से हमें क्या मिलते हैं, शुक्राणु मिलते हैं, और मादा से हमें क्या मिलते हैं, अंडाणु मिलते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होता है, उसके अंडाणु और शुक्राणु की जब निषेचन की क्रिया होती है, तो हमें क्या मिलते हैं, लास्ट में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। मतलब कि यहाँ देखिए आप, जैसे ये नर है और ये मादा है। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे शरीर में जनन कोशिकाएं होती हैं, नर के शरीर में भी और मादा के शरीर में। इन नर कोशिकाओं में ही क्या है, युग्मक होते हैं, जो क्या करते हैं, जनन की क्रिया कराने में हमारी सहायता करते हैं। तो जो नर है उसके शरीर में जो युग्मक रहेंगे उसे हम नर युग्मक बोलते हैं, और जो मादा के शरीर में जो युग्मक रहेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। अब जैसे ये नर है और मादा, नर से हमें क्या मिलेंगे, शुक्राणु, और मादा से हमें मिलेंगे अंडाणु। जब इन दोनों का मिलना होगा, या इन दोनों का संलयन होगा, या इन दोनों का संयोजन होगा, तो निषेचन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया। आप ये बोल सकते हो कि नर युग्मक से शुक्राणु और मादा युग्मक से जब अंडाणु मिलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। अब निषेचन की क्रिया होगी, अब जैसे दो चीजें मिली हैं, कोई भी दो चीजें मिलती हैं तो उसके बाद कोई एक चीज तो प्राप्त होती है हमें, तो यहाँ पे कोई एक चीज बनेगी, तो यहाँ पे जिस चीज का निर्माण होगा उसे हम बोलते हैं युग्मनज, इसे हम बोलते हैं युग्मनज। और युग्मक में आपको बता चुकी हूँ कि नर के शरीर में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें नर युग्मक बनते हैं, और जो मादा के शरीर में जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। अब हमने ये भी बता दिया कि नर से क्या मिलते हैं हमें, शुक्राणु, मादा से अंडाणु। जब इन दोनों की संयोजन और संलयन, संयोजन या संलयन दोनों एक ही चीज है, जब इनका संयोजन या संलयन होता है तो निषेचन की क्रिया होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। जब ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, युग्मनज प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, अच्छा एक बात और, अलैंगिक जनन को अयुग्मक जनन भी कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे भी आ जोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आ जोड़ा हुआ है। ठीक है। अयुग्मक, आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि अयुग्मक मतलब कि जिसमें युग्मक उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि अलैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण व संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। अब इसके आगे लिखा है एक जनकीय। एक जनकी का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि जो पैदा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, और जो पैदा होता है मतलब जो जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, संतति बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था ये बात कि जो पैदा करते हैं उन्हें हम जनक बोलते हैं, और जो जन्म लेता है उसे हम संतति बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, ठीक है, तो हमारे जनक कौन हो गए, हमारे माता पिता हो गए, और हम कौन हो गए, उनकी संतति हो गए। ठीक है, संतति या फिर उसको हम बोल सकते हैं संतान हो गए। तो इसमें क्या बोला है, एक जनकी। एक जनकी का मतलब क्या है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, सिर्फ एक जनक से ही क्या होता है, वो अपनी संतति का निर्माण करता है। मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि जो अमीबा है क्या करता है, अपने ही शरीर से दो
अमीबा है जो विखंडन की क्रिया से और जनन करके अपने ही शरीर से क्या करता है, दो पुत्री कोशिका को बनाता है या संतति का निर्माण करता है। इनको अपन पुत्री कोशिका भी बोल सकते हैं और संतति भी बोल सकते हैं। तो एक अमीबा ने क्या किया, दो पुत्री कोशिका का निर्माण किया। इसका जनक क्या है, एक ही जनक था ना, सिर्फ एक जनक से। अब अच्छा ये चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे मनुष्य होते हैं, अब मनुष्य को जनन करने के लिए, और मनुष्य और हाथी, घोड़ा और बिल्ली ऐसे कुछ प्राणियों को जनन करने के लिए कितने जीवों की आवश्यकता होती है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। 2 जीवों, जब ये 2 जीव नहीं रहेंगे जैसे मनुष्य, तो माता पिता के बिना संतति का निर्माण नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ही जैसे मनुष्य में 2 जीवों की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जन की, मतलब केवल एक जनक के द्वारा ही नई संतति या पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। अच्छा, मनुष्य में फिर कौन सा जनन होगा, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होगा। अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, अभी तो पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आया समझ में। मैंने अभी 3 चीज बता दी। क्या होता है अलैंगिक जनन को हम पहले क्या बोलते हैं, अयुग्मक जनन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है और संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती। संलयन मैंने अभी आपको बताया, संलयन की क्रिया कौन सी होगी, जब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिल जाएंगे तो संलयन की क्रिया हो जाएगी। अच्छा, बिना मिले तो संलयन की क्रिया नहीं हो सकती ना, कि जैसे शुक्राणु हैं तो शुक्राणु अलग रहे, अंडाणु अलग रहे और इनकी संलयन की क्रिया हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। संलयन का मतलब, संयोजन का मतलब ही होता है मिलना, मेल मिलाप। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तब क्या होगा, संलयन की क्रिया। तो अलैंगिक जनन में संलयन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद ये एक जन की होता है, मतलब इसमें क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है। इसके बाद बात आती है केवल समसूत्री विभाजन, इसको या फिर अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। अब समसूत्री विभाजन है तो अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो बहुत इजी है, आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। समसूत्री विभाजन, जैसे शब्द से पता चल रहा है समसूत्री, देखो सम का मतलब क्या होता है, समान, और सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। मतलब जिस विभाजन में समान गुणसूत्र भाग लेते हैं उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सम से निकल के आता है समान और सूत्र से निकल के आता है गुणसूत्र, मतलब ऐसा विभाजन जिसमें समान गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, विभाजन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है वो 2 भागों में विभाजित हो जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होना। अब उसका तो मतलब ही विभाजन मतलब खंड खंड होना, विभाजित हो जाए कोई चीज, तो मतलब जो चीज, विभाजन का मतलब क्या बोलेंगे हम, कि 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होना। अब इसका मतलब है समान गुणसूत्र। तो जैसे एक जनक है, इसके क्या है, इसके पास गुणसूत्र 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े। ठीक है, इसके बाद इस कोशिका से विभाजन हुआ आगे। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं समान गुणसूत्र, तो मतलब कि जब ये कोशिका विभाजित होगी, अब एक कोशिका दो विभाजित होगी जब, तो वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है, किसी भी चीज का जब विभाजन होता है तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। तो जब ये कोशिका 2 भागों में विभाजित होगी तो इसके गुणसूत्र भी क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। मतलब यहाँ 46 है तो यहाँ पे भी 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो जो समसूत्री विभाजन है इसकी 2 विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना है कि पहला, ये समान, इसमें समान गुणसूत्र होते हैं, और एक और बात कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अर्धसूत्री विभाजन पर। अच्छा, बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इस चीज में, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत हो, ये बहुत इजी है, आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और सूत्र का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। तो आधे आधे गुणसूत्र, आ रही ना बात समझ में, आधे आधे गुणसूत्र। जैसे यहाँ पे कोई जनक है, ठीक है, इसके पास 46 गुणसूत्र है, 23 के जोड़े। ठीक है, अब ये इसका विभाजन होगा,
ठीक है, विभाजन हुआ इसके पास, तो आधा 46 का आधा कितना होता है 23, तो ये कितने में डिवाइड हो गया 23 में डिवाइड हो गया ना। अब इसके आगे फिर से इसका विभाजन होगा, ये कोशिका अलग विभाजित करेगी, 2 कोशिकाएं बनाएगी, और ये कोशिका अलग विभाजित करेगी, 2 कोशिकाएं बनाएगी। अब बात आती है, अभी विभाजन हुआ है तो यहाँ पे भी गुणसूत्र का विभाजन होगा। इसका जनक ये था 46, तो इसका विभाजन हुआ तो इन दोनों कोशिकाओं में कितने 23 गुणसूत्र आ गए। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं इनका जनक कौन होगा 23 होगा, इनका जनक कौन होगा 23 होगा। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 23 का हमने विभाजन कर दिया तो 12.5 हम यहाँ कर दें, है ना, 11.5 कर दें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। ऐसा होगा क्या कि कोई भी जीव है जिसके पास 12.5 गुणसूत्र हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या करता है, अपने जनक के समान गुणसूत्र यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे इसका जनक क्या है 23। अच्छा, अब इसके बाद इसका विभाजन नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन में इसके आगे इसका विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, अब हम कहाँ पर थे, अब हम अपने वहीं पर आ जाते हैं जहाँ मैं पढ़ा रही थी आपको। कहाँ पढ़ा रही थी मैं आपको? यहाँ, कि ये क्या है, एक जन की है, मतलब इसमें से केवल एक जनक भाग लेता है, और इसमें क्या है, समसूत्री विभाजन होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन का क्या होता है, यहाँ पर अभाव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब एक जनक भाग ले रहा है तो एक जनक के ही गुणसूत्र भाग लेंगे ना, तो कितने गुणसूत्र होंगे 46। इसके आगे, हाँ, अब इसके आगे आपकी बुक में एक बहुत आईएमपी शब्द है, बहुत आईएमपी, ये 1 नंबर में ये परिभाषा आपसे पूछी जाती है और कभी कभी विकल्प में भी पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। एक शब्द आया है क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन, ये तो क्लोन की परिभाषा है उत्पन्न संतति। अच्छा, क्लोन है, जब क्लोन होगा, अच्छा आगे पहले देखते हैं, उत्पन्न संतति कार्यात्मक व आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, या मैं होती है लिखना भूल गई हूँ, होती है, ठीक है। तो क्लोन क्या है? एक उत्पन्न संतति। अब ये जनक नहीं है, क्लोन क्या है, ये जनक नहीं है, ये क्या है, उत्पन्न संतति, मतलब कि जो उत्पन्न हुई संतति है उसको नाम क्या दिया गया है, क्लोन, ठीक है। ये क्लोन क्या है, उत्पन्न संतति है। अब कैसी संतति है, कार्यात्मक व आनुवांशिक रूप से, मतलब कार्य करने में, ठीक है, कार्य करने में और आनुवांशिक रूप से कार्य करने में और दिखने में कुछ हद तक, और आनुवांशिक रूप से मतलब इसके डीएनए और आरएनए है ना, वो किसके समान होंगे, जनक के समान होते हैं। क्या है क्लोन? क्लोन एक उत्पन्न संतति है। उत्पन्न संतति कार्यात्मक व आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब बात आ गई अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की ये क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। पहला है यह जनन की एक तीव्र विधि है। तीव्र मतलब क्या होता है, जो तेजी से विकसित हो, उसे हम कौन सी विधि बोलेंगे, तीव्र विधि। तो अलैंगिक जनन क्या है, जनन की क्या है, एक तीव्र विधि है, ठीक है। तीव्र कैसे है, जैसे कि देखिए मनुष्य है, अब कोई भी मनुष्यों में जनन होता है तो क्या होता है, एक संतति पैदा होने के लिए, एक संतति आने के लिए क्या होता है, लगभग 9 महीने का समय लगता है। काफ़ी लंबा समय लगता है एक संतति का विकास होकर संतति को जन्म लेने में, है ना, आने में संतति को। तो लेकिन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, ये काफ़ी कम समय में ही कंप्लीट हो जाती है और क्या है, एक संतति का निर्माण करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे कितनी जल्दी हो जाते हैं, है ना, उनको तो 9 महीने नहीं लगते ना 9 महीने, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की पहली विशेषता क्या हो गई कि जनन की यह कौन सी विधि है, एक तीव्र विधि है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, बनने वाली संतति अधिक संख्या में उत्पन्न होती है, ठीक है। अब जैसे मनुष्य की बात करें तो अब आप आ जाएंगे कि ट्विंस बेबी होते हैं, है ना, 2 भी हो जाते हैं, और बहुत रेयर कंडीशन में 3 बेबी भी हो जाते हैं एक बार में, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 98% मैं बोल सकती हूँ कि एक बार में मनुष्य का एक ही बेबी
जन्म लेता है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो बनने वाली जो संतति है, मतलब जो पैदा हो रहा है, वो अधिक संख्या में उत्पन्न होता है। एक बार में 2 से 3 से 4 से 5 से बच्चे जन्म ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। निम्न श्रेणी के जीव कौन से? बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो, है ना, उन जीवों में ये पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, है ना। उन जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद बात आती है उच्च श्रेणी के पादप में इसे कायिक जनन कहते हैं। उच्च श्रेणी के पादप, उच्च श्रेणी के पादप जिनमें क्या होता है? कायिक जनन होता है। जैसे कि अब इसके बाद अगला क्या है? उच्च श्रेणी के पादप में इसे कायिक जनन कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको क्या है, बिना बीज के ये अपने शरीर के किसी भी अंग से फिर से एक नए प्लांट का या नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। मतलब उनमें बीज नहीं पाया जाता। जैसे आलू है, आलू के आप अंग को काट कर यदि फिर से लगा दें तो क्या होता है कि वो फिर से विकसित हो जाता है। जैसे गुलाब है, गुलाब में भी बीज नहीं होते ना गुलाब में बीज। हाँ, तो आलू हो गया, गुलाब हो गया, ये क्या करता है कि उसी के किसी के अंग को काट के आप फिर से उसको क्या कर सकते हो, नए प्लांट का निर्माण कर सकते हो। इनमें बीज नहीं पाए जाते। तो इनको अपन उच्च श्रेणी के पादप बोल सकते हैं, है ना। ये बहुत छोटे तो नहीं होते, है ना। तो उच्च श्रेणी के पादप में इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन कौन सा? कायिक जनन को क्या, कायिक जनन मतलब यहाँ से एक शब्द निकल के आ रहा है, काय। काय का मतलब क्या होता है? हमें पता है, काय का मतलब होता है शरीर, है ना। काय का मतलब क्या होता है? शरीर, मतलब शरीर से जनन, मतलब जिन पादपों के शरीर से किसी भी अंग को निकालकर दूसरे पौधे का विकास किया जा सके, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं ना। जो अपने शरीर से ही दूसरे उसका निर्माण कर ले, मतलब अपने शरीर से ही जनन कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अलैंगिक जनन के क्या है? प्रकार है। अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, 4 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के। पहला होता है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा होता है बीजांड द्वारा और चौथा होता है पुनरुद्भवन। ठीक है, 4 प्रकार के बताए मैंने अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजांड द्वारा और चौथा पुनरुद्भवन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने अलैंगिक जनन के बारे में आपको क्या बताया? इसका दूसरा नाम क्या है? अयुग्मक जनन है। अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? अयुग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद बात आती है अयुग्मक है, दोनों में शब्द यूज हो रहा है ना। अयुग्मक मतलब ये युग्मकों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो संलयन की क्रिया नहीं हो सकती, तो इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है या संलयन की क्रिया नहीं हो सकती है। संलयन की क्रिया नहीं करते हैं, एक जनकी होते हैं, मतलब केवल इनमें क्या होता है? एक जनक ही भाग लेता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समान गुणसूत्र वाले विभाजन होता है। समान गुणसूत्र वाला क्या होता है? इसमें विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, ये मैंने आपको बताया क्लोन क्या होता है। उत्पन्न संतति कार्यात्मक व आनुवांशिक रूप से जनन के समान होती थी, मतलब जो संतति पैदा हो रही है उसे ही क्लोन का नाम दिया गया है। तो जो संतति पैदा हो रही है वो कार्य करने के आधार पर और आनुवांशिक रूप से आधार पर किसके समान होती है? जनक के समान होती है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और आप मेरी जो चैनल है विज्ञान PCM, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यहाँ पर सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से और समझ में आ जाएगी और आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।